माननीय अध्यक्ष महोदय, आज स्वास्थ्य विभाग का भी प्रश्नोत्तर का दिन है और मेडिकल कैंप भी लगे हैं। इधर विपक्ष को पूरे इलाज की जरूरत है। मुख्यमंत्री जी का हम लोग अभिनंदन करते हैं, आपने दर्शन देख बड़ी कृपा की। अध्यक्ष और पूरा मंत्रिमंडल देखिए, पूरा ट्रेजरी बेंच रोज खाली रहते हैं और आप मुझे टिप्पणी कर रहे हैं। इधर देख लीजिए, पूरा खाली है। मैंने टिप्पणी कहा कि मैं तो आपको दर्शन दिए इसलिए धन्यवाद दिया। मैं हमेशा आपको दर्शन दे दिया। पूरा 15वें दिन अभी हो रहा है, देख लीजिए। प्रश्नकाल श्री बालेश्वर साहू। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, स्वास्थ्य मंत्री जी से मेरा सवाल है, स्वास्थ्य मंत्री जी से कि हॉस्पिटल में जो दवाई की खरीदी होता है उसमें कोटेशन और निविदा के माध्यम से खरीदी करना है, निविदा निकालना है। तो माननीय मंत्री जी बताएं कि 2021-22 में 31 दिसंबर 2023 तक शक्ति जिले के संचालित अस्पतालों के लिए दवाई क्रय हेतु शासन द्वारा किन किन राशि का भुगतान किया गया है, वर्षवार जानकारी दें। दवाई क्रय में कोटेशन के आधार से खरीदी की गई है, क्या ये नियम में है? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी ने जो जानकारी पूछी थी उसका पुस्तकालय में रखे प्रपत्र सावरदा के माध्यम से जानकारी दे दी गई है, परंतु इन्होंने अभी पूरक प्रश्न उससे पूछा है जिसमें कोटेशन के संबंधित पूछा है। कोटेशन में माननीय अध्यक्ष महोदय 3 प्रकार के निविदा बुलाए जाते हैं, क्योंकि दवाइयों के लिए टेंडर की ज़्यादा प्रतीक्षा कर पाना छोटे मोटे दवाइयों के लिए आपातकालीन स्थिति मुश्किल होता है, इसलिए 50,000 तक की जो खरीदी है उसके लिए सिंगल निविदा पर भी कोटेशन लेकर किसी एक भी उससे संबंधित दुकानदार से 50,000 तक छूट रहता है। और 3 लाख तक की अगर खरीदी करना है तो उसके लिए 3 फर्म के या दुकान से कोटेशन मंगाकर जो न्यूनतम हो उसको दे सकते हैं, और 3 लाख से ऊपर तक के लिए निविदा बुलाते हैं। चूँकि 50,000 और 3 लाख में विज्ञापन वगैरह की प्रक्रिया नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें खर्चे ज़्यादा आते हैं, नहीं तो वैसे ही हो जाएगा। जिसे कल सदस्य लोग बता रहे थे कि वो 2 करोड़ में 80 लाख रुपया का DPR बनाने का खर्चा हो गया, तो इसे विज्ञापन में निकल जाएगा 50,000 में 25,000। माननीय मंत्री जी, अगर निविदा निकालने में दिक्कत जाती है, समस्या ऐसे भी अस्पताल और दम तोड़ रहे हैं, दवाई की कमी से रिफर सेंटर बन चुका है, तो मैं आपसे मांग करना चाह रहा हूँ इस निविदा को या तो ख़त्म करिए या CMHO को अनुमति दीजिए कि 2 लाख 3 लाख की जो दवाई है वो अपने स्तर से खरीदी कर सके। जी माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा है कि 50,000 तक CMHO को अधिकार है, वो सिंगल निविदा पर भी, सिंगल कोटेशन पर भी वो खरीद सकता है तत्काल में। और तो 3 लाख तक वो 3 दुकानदारों से या फर्म से वो कोटेशन मंगाएगा, जो उसका न्यूनतम होगा उसको सेम डेट में ही निराकरण करके खरीद सकता है। मंत्री महोदय जी, 50,000 तक का जो नियम है, लेकिन हमारे CMHO ने 2-2 ढाई लाख का दवाई वो बिना निविदा के खरीदी की है। तो मैं ये आपसे मांगना चाह रहा हूँ, चलना रहता है और निविदा की जो प्रक्रिया है बहुत कठिन है, तो आप उनको 2 लाख 3 लाख तक का उनका जो 50,000 है उसको बढ़ा के 2 लाख या 3 लाख कर दीजिए, उनको आसानी होगा। हमारे पास हॉस्पिटल में स्टॉक रहेगा, दवाई की कोई कमी नहीं रहेगा। 3 लाख तक माननीय अध्यक्ष महोदय वो टेंडर नहीं लगाना है, वो कोटेशन में चाहे तो 15 मिनट में भी आसपास दुकानदार रहते हैं, तीनों का रेट मंगा के वो खरीद सकते हैं। उसके लिए उनको पहले से ही भंडार क्रय नियम में उनको छूट है, वो लोग ऐसा कर सकते हैं। और माननीय मंत्री जी से भी हॉस्पिटल संबंधित है और जयपुर विधान 10 से 15
मांग आया है, लेकिन मैं 3-4 मांग अपना करना चाह रहा हूँ। उप स्वास्थ्य केंद्र एक सरवानी, ठठारी और सिंदरस और मलदा के लिए घोषणा कर दे कि हमारे क्षेत्र में भी उप स्वास्थ्य केंद्र बन जाए ताकि मरीजों को भी सुविधा मिले। और चाह रहे हैं कि जो मरीज तत्कालीन में आते हैं तो एक्सरे और सोनोग्राफी के लिए भी आप व्यवस्था का प्रावधान करिए ताकि और हमारे मरीज जो प्राइवेट अस्पताल में अपन गरीबी और स्थिति खराब होने के कारण इलाज ठीक ढंग से नहीं करा पाते और मरीज दम तोड़ देते हैं, तो ये व्यवस्था हमारे सरकारी अस्पतालों में और हमारे क्षेत्र में ही हो जाए तो बहुत ही सुविधाजनक होगा। और ये जो सरवानी और ठठारी और सेंद्रस मलदा के लिए उप स्वास्थ्य केंद्र का जो मैं मांग किया हूँ, तो माननीय मंत्री महोदय जी आप घोषणा कर देते तो क्षेत्र में बहुत खुशी की बात होता है। माननीय अध्यक्ष की है, स्वास्थ्य का मामला है, इसलिए उसको आपका जो भी आपने मांग किया है उसको दिखवा लूंगा। मेरी जिम्मेदारी ठीक। निश्चित। धन्यवाद आपको बहुत बहुत श्री गुरु बधाई। खुशवंत साहेब, श्री कुंवर सिंह निषाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमार देश में लगभग 1652 मातृभाषा है। अपन अपन जगह में सबके बढ़िया महत्व है। छत्तीसगढ़ी भाषा के सबले बड़ी विशेषता कि जतका हिंदी के लगतियाँ हैं उतका कोनो भाषा नहीं है। दोनों में बहुत फर्क दिखते। छत्तीसगढ़ के व्याकरण और हाना और जलौला के विकट आनंद है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक ठन प्रश्न करे माननीय हमारे स्कूल शिक्षा मंत्री से कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी भाषा ला राजभाषा के दर्जा देवर 2007 में 8वीं अनुसूची में शामिल करे पर यहाँ ले प्रस्ताव भेजे गए हैं और 2013 ले लगातार हमार छत्तीसगढ़िया भाई मन छत्तीसगढ़ी में पढ़ाई करे लगभग 11 साल हो गए हैं। तो उकर मन बर ये छत्तीसगढ़ी भाषा में कैसे व्यवस्था करन, जिन माननीय मंत्री जी अभी घोषणा करे कि 33,000 शिक्षक के भर्ती करबो, तो का छत्तीसगढ़ी भाषा जिन पढ़ाई कर चुके हैं ऐसा हमारे नौजवान साथी मन बर यही में व्यवस्था करे जाए का, ये मोर प्रश्न है माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमर निषाद जी अच्छा प्रश्न पूछे हैं। हमार काबर की छत्तीसगढ़ के लिपि नहीं है। हमार मन छत्तीसगढ़ में दूसरी और चौथी में 25% छत्तीसगढ़ी में हिंदी के किताब में सब्जेक्ट रखथन और 5वीं से जो 8वीं तक है उनमें 30% रखथन और जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में है उनमें 15% रखथन और हमारे जो हिंदी के शिक्षक है वह छत्तीसगढ़ी ला पढ़ाते हैं। काबर की हिंदी के शिक्षक लगभग सब क्लास में है, एकर खातिर ओकर अलग से व्यवस्था करे की जरूरत नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर छत्तीसगढ़ी ला समझना है तो सबले पहले छत्तीसगढ़ी ला समझाओ। सियान मन कहे है कि गोट गोट में गोट है, छत्तीसगढ़ी भाषा आन भाषा। आपसे निवेदन करना चाहूँ माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से कि पूरा देश में हर राज्य में अपन अपन बोली के हिसाब से पढ़ाई होते। पूर्व में माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार के द्वारा घोषणा भी करे गए कि प्राथमिक स्तर के पढ़ाई हमन छत्तीसगढ़ी में अनिवार्य रूप से करबो और शासन स्तर पे ACRT वाले मन अपन कोतिल पूरा तैयारी कर चुके हैं। केवल सरकार के आदेश के इंतजार है। आपसे निवेदन चाहूँ यदि आदेश हो जाए तो जिन सैकड़ों लड़का मन आज नौकरी के बाद जोहत है छत्तीसगढ़ी पढ़ाई जिन मन पूरा कर लेती कर नंबर एक ठन रद्दा खुल जाती। माननीय मंत्री महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय कुंवर सिंह निषाद तो खाली छत्तीसगढ़ी के बात करे थे। हमार मन तो तैयारी करे था कि सरगुजिया, हल्बी, सादरी, गोड़ी, भतरी
एमे भी लोकल भाषा में अपन घर के भाषा में बच्चा मन ला पढ़ाया जाए और एक खातिर भी हमन मन किताब ला तैयार करवाए हैं। और आने वाला समय में हमार कोशिश है कि हमारे यहाँ जो एमए हिंदी के जो छात्र मन है ओकर संख्या बहुत कम है, मुश्किल से पूरा प्रदेश में 200-300 हो ही 350-400 तो ओकर भी एडजस्ट करे बर वो मन ला भर्ती में शामिल करे बर हमन मन ये साल के नियम में परिवर्तन चिंता हो रही है। 5 साल में राजभाषा आयोग छत्तीसगढ़ी का अध्यक्ष नहीं बना पाई थी सरकार। मैं अभी राजभाषा में नहीं जाता अनुज भाई, मैं अभी जाता हूँ। चिंता है बात है कि हमारे जिन छत्तीसगढ़ी बोली के माननीय मंत्री जी की मैं बात से सहमत हूँ कि हमारे राज्य में अलग अलग प्रकार के बोली बोले जाते क्षेत्र के हिसाब से। माँ बानी हमार भाषा सुने में मीठ और पढ़े लिखे में लागे निक। निश्चित ही छत्तीसगढ़िया जिन बोली है चातारात दुर्ग संभाग देखा, रायपुर और ये बिलासपुर संभाग में तो लगभग शासन के रिकॉर्ड के आधार पे माननीय अध्यक्ष महोदय कि 65.83% छत्तीसगढ़ी बोली मन के है, 9.38% सरगुजिया वाले मन के है, 4.19% हल्बी के है, 3.97% सादरी के है और दंतेवाड़ा साइड जन गोंडी बोले जाते तेकर 2.33 है और बस्तर डाट बोले जाते तेकर 1.73 है, उड़िया 1.74 और भतरी 1.04। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ी बोली के ज़्यादा प्रभाव पूरा छत्तीसगढ़ में, जैसे हल्बी के गोंडी के आप सॉफ्टवेयर के बात करे हो तो छत्तीसगढ़ी के भी काबर एकर व्याकरण अतका ज़्यादा है कि बहुत अकन जिन हमार साहित्यकार मन जिन छत्तीसगढ़ के विधा से जुड़े हैं जिन मन बड़कन साहित्य के भी रचना करे। अगर महाकाव्य देखन प्रणय जी के तो कृष्ण कथा महाभारत है, खंड काव्य देखन तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के दान लीला, शहीद वीर नारायण सिंह गोविंद विट्ठल के, और साथ ही यदि कहानी देखन तो पालेश्वर शर्मा जी के सुसगझन कररी सुरता के और डोकरी के कहनी और केयूर भूषण के मोगरा जी के हीरो के कहनी, केयूर भूषण के कुल के मर्जाद। ऐसे नाटक देखन तो पंडित लोचन प्रसाद के कलिकाल और खूबचंद बघेल जी के ऊंच और नीच करम चढ़ा, जनरल सिंह बेटवा के बिहाव किसान के कर लई और केयूर भूषण जी के सौरा कहने से बड़ा कन जिन छत्तीसगढ़ी के जिन बात है साहित्य के माध्यम से हवे माननीय महोदय। कोई प्रश्न है? जी 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 गुरु घासीदास बाबा जी के जन एक बात कि मन के एक समान के भी प्रवाह छत्तीसगढ़ के बाद कोई प्रश्न कुछ है क्या? मैं वही चाहता हूँ आदरणीय, आप तो पूरा किस्सा कहानी 10 मिनट जी जी मैं वही चाहता हूँ प्रश्न कि करिए जब ना। आपका हमारा साहित्य कला समृद्ध है तो चिंता ये बात के है कि ये साल माननीय मंत्री जी से चाहूँ कि कम से कम प्राथमिक स्तर में छत्तीसगढ़ी भाषा के पढ़ाई ला चालू कर देवे, चलिए ताकि हमारे लड़का मन बढ़िया व्यवस्थित बन जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय 24-25 साल की हमारी विधानसभा हो रही है, मेरे ख्याल से अब तक का सबसे लंबा प्रश्न करने का यह रिकॉर्ड हो उसने आज तक नहीं किया होगा। बृजमोहन जी से अपेक्षा है कि इतना ही लंबा उत्तर आप देंगे। अजय जी प्रश्न किया ही नहीं, उन्होंने संदर्भ बताया। चलिए माननीय माननीय अध्यक्ष महोदय, कुंवर सिंह निषाद जी के जो प्रश्न है वो भावनात्मक रूप से तो अच्छा है, पर हमारे छत्तीसगढ़िया मल्ला आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, पूरा देश के शिक्षा के स्तर पर लाना है कि नहीं लाना है। चलो छत्तीसगढ़ी कहते हैं कि रहीस तो तुम्हारे बैठे हैं पूर्व मुख्यमंत्री जी है, ये आत्मानंद स्कूल छत्तीसगढ़ी आत्मानंद स्कूल काबर नहीं खोलिस, अंग्रेजी के काबर खोलिस, जरा एक जवाब दे दे। आखिर जरूरत क्या चीज के है हमला, भावना अलग चीज है और छत्तीसगढ़ के बच्चा मन के भविष्य ला बनाना, ओला आगे बढ़ाना, राष्ट्रीय स्तर के कंपटीशन में शामिल होना, ये एक अलग चीज है। तोड़ भावना से मैं भी सहमत हूं, परंतु आज के समय पे अगर हमला अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर कंपटीशन में शामिल होना है तो जो ये देश के जरूरत है ओकर हमला शिक्षा दे बर पड़ी। चलिए और मैं अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय कुंवर सिंह निगरी छत्तीसगढ़ी करे हो, कुछ नहीं करे हो, पहली बार में निर्णय ले हो जो 33,000 शिक्षक के हमन मन भर्ती करत हन
ओमे जोन मन एमए हिंदी करे है ओकर मन के भी भर्ती एमए करे जाही, ये पहली बार हमन मन निर्णय करे हैं। मैं छत्तीसगढ़ी के बात करत हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ी के बात करत हूँ। इमे भावना के बात नहीं है, छत्तीसगढ़िया मन के बोली के सम्मान के बात है, भावना अलग चीज है। माननीय मंत्री महोदय, माननीय मंत्री जी यदि एक सेकंड, माननीय मंत्री जी, जब तक छत्तीसगढ़ी 8वीं अनुसूची में नहीं जुड़ेगी, हम उसको कुछ भी कर लें राष्ट्रीय स्तर पर किसी दूसरे प्रदेश में मान्यता नहीं मिलेगी। तो पहला तो जरूरी है कि हम सब मिलकर उसको 8वीं अनुसूची में जोड़वाने के लिए प्रयत्न करें। चलिए ठीक, भूपेश जी हो गया। महोदय, माननीय मंत्री जी ने कुंवर सिंह निषाद के प्रश्न के उत्तर में कहा कि उसमें भर्ती करेंगे, जबकि इसके मूल प्रश्न ख में आप देखेंगे बहुत सारे छात्र हैं, छात्र छात्राएं हैं, वो छत्तीसगढ़ी में डिग्री हासिल कर लिए हैं। जब डिग्री हासिल कर लिए हैं और छत्तीसगढ़ी में पढ़ाई आप करा रहे हैं, प्राथमिक में, मिडिल में, हाई स्कूल में है, तो जब डिग्री आप हायर एजुकेशन में है और उन्होंने डिग्री ले ली है, कम से कम उन लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। आप 33,000 छात्र छात्राओं की भर्ती कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो छत्तीसगढ़ी में जिन्होंने डिग्री, मास्टर डिग्री हासिल कर ली है, उनको भी अवसर मिलना चाहिए। मूल प्रश्न है, इसमें आप बताएं, क्योंकि आपने हिंदी के बारे में बताया, छत्तीसगढ़ी के बारे में नहीं बताया। मल्ला भी हमें भर्ती करे जाही, यही बात का मैं हिंदी बोल ले रहे हो, हमें भर्ती व्यास कश्यप जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, वही बात रही, आप हिंदी के होता हम थोड़ की असमंजस में पड़ गए नहीं तो हम पढ़ गए ना सुन तो एक मिनट, छत्तीसगढ़ी अजय जी आप सीधा मत बात करें। माननीय अध्यक्ष जी, मैं जब कुंवर सिंह निषाद छत्तीसगढ़ी में प्रश्न कर रहे थे, तो वो हिंदी सब्जेक्ट में जिन्होंने डिग्री हासिल की, वो 2 बार जब बोले, तो फिर मैंने हिंदी में प्रश्न करना शुरू किया, तब बताया कि छत्तीसगढ़ी में जिन्होंने डिग्री ली है उसको मौका मिलेगा। धन्यवाद। व्यास कश्यप जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मेरा जो प्रश्न था, प्रश्न के उत्तर माननीय मंत्री महोदय ने दिया है। इस उत्तर पे कुछ ऐसे विषय हैं जो राज्य सरकार ने ऐसे निर्माणों पर रोक लगाने की बात की है, पर मेरे क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे काम हैं जो कि अप्रारंभिक स्तर पर है या निविदा हो चुकी है। ऐसे काम चूंकि स्वास्थ्य के विषय है, और यह स्वास्थ्य के विषय छत्तीसगढ़ मेडिकल कॉरपोरेशन के द्वारा निर्माण एजेंसी है। इसके अंतर्गत NHM, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि इस विषय पर इन कामों को रोकने की बात थोड़ी होगी। चलिए बताइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो जानकारी चाहिए थी वो दी गई है, लेकिन इन्होंने जो कार्य हैं उनके बारे में डिटेल से पूछा और डिटेल से पूरी जानकारी दिया गया है, लेकिन ऐसा कोई काम पर्टिकुलर बता दें, कोई काम को रोका गया है विभाग के द्वारा? नहीं, अभी वर्तमान में रोका नहीं गया है, परंतु अभी वर्तमान सरकार के द्वारा ऐसा है कि भाई जो काम है वो सब काम नहीं होंगे निरस्ती की स्तर पर। अगर ऐसी बात होगी तो स्वास्थ्य की चिंता की विषय है। कम से कम केंद्र सरकार और राज्य सरकार के 15वें वित्त आयोग से, NHRM से या केंद्र प्रवर्तित योजना की जो राशि आई है, उस राशि का सही सदुपयोग हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो CGMSC हमारी स्वास्थ्य विभाग का निर्माण एजेंसी और टेंडर करने की हमारी एजेंसी है, उसके माध्यम से जो भी काम टेंडर किए गए हैं, जिनके निविदा हो चुके हैं, L1 आ चुके हैं, जिनके वर्क आर्डर हो चुके हैं, वो सभी काम प्रारंभ है। कुछ काम ऐसे जगहों में जिनमें जमीन की समस्या है या भूमि का आवंटन नहीं हो पाए, वैसे काम रुके हैं, कोई काम रोका नहीं गया है, सभी काम चलेंगे। चलिए। नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि चूंकि अब हम वहां के जनप्रतिनिधियों के भूमि दिलाने की व्यवस्था हम करेंगे, कृपा करके जितने स्वीकृति है उसकी स्वीकृति दे दे। और एक विषय और है महोदय कि प्रपत्र सब पे आया है कि प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के जो स्वीकृत पद हैं, और वर्तमान में स्वीकृत पद में अभी भी लगभग 39 पद रिक्त हैं।
कम से कम रिक्तियों की भर्ती समय सीमा पर हो जाए ताकि बेरोजगारों को लाभ भी हो और स्वास्थ्य की भी चिंता हमारी है। जी माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे इनके जांजगीर चांपा विधानसभा में जो रिक्त पद है कम ही है। हमारे पास जो प्रथम श्रेणी के हैं वो रिक्त पद ज़्यादा हैं। उसके लिए हम लोगों ने पीएससी को भी लिखा है और अभी कुछ पद जो है प्रक्रिया में भर्ती में है और जैसे जैसे हम लोग अभी भर्ती करते जाएंगे रिक्त पद कम होगा और जल्द से जल्द इसको, हमारी प्रक्रियाधीन है भर्ती प्रक्रिया, उसको जल्द ही करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक विशेष, चूंकि मोदी की गारंटी में यह बात का भी उल्लेख है कि प्रत्येक लोकसभा या प्रत्येक जिला मुख्यालयों पर मेडिकल कॉलेज, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय भूपेश बघेल जी की भी घोषणा वहां पे हो चुकी है। स्थल भी चिन्हांकित हो गया है और स्थल चिन्हांकित के बाद अफसर भी नियुक्त हो गए हैं। मैं चाहूंगा कि ये प्रश्न उद्भूत नहीं होता है, ठीक, अलग से पूछ लीजिए। श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल। सवाल माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से है। यह बताने की कृपा करेंगे आप कि डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जनवरी 2021 से 15 जनवरी 2024 तक जिला शिक्षा अधिकारी अथवा विकास खंड शिक्षा अधिकारी को किन किन मदों से राशि प्राप्त हुई है? प्राप्त राशि का उपयोग कितने कार्यों के लिए किया गया है? क्या प्राप्त राशि का व्यय किसी प्रकार की खरीदी के लिए किया गया है? यदि हाँ, तो क्रय करने का माध्यम क्या था? किन नियमों के तहत? माननीय सदस्य पहली बार जीत के आए हैं, उनसे विशेष आग्रह है कि जो छपे हुए प्रश्न हैं उसको हूबहू पढ़ने की जरूरत नहीं है। इससे जो प्रश्न उद्भूत होता है तो आपके जो चाहते हैं वो इस पर सामने आएगा, क्योंकि लिखित जवाब आ गया है। मैं रोक नहीं रहा हूँ, आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि उससे जो प्रश्न उद्भूत होता है वो करेंगे तो आपकी समस्या का समाधान जल्दी निकलेगा। माननीय महोदय जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, कल मैंने इसीलिए शॉर्ट में बताया था, लेकिन आज इस प्रश्न को पढ़ने का मेरा उद्देश्य ये था कि इसमें मैंने मदवार जानकारी चाहिए थी। चलिए पूछ लीजिए। माननीय शिक्षा मंत्री जी, मेरे द्वारा प्रश्न किया गया था डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए, जिसमें मैंने शिक्षा अधिकारी द्वारा की गई खरीदी की जानकारी मदवार मांगी गई थी, जिसमें आपने माध्यम ई मानक और निविदा संविदा के खरीदी की ही दी गई है, बाकी की जानकारी नहीं है। चलिए मंत्री जी। उस परिशिष्ट में इसकी जानकारी दी है। कुल मिलाकर जिला शिक्षा अधिकारी और जो हमारे विकासखंड शिक्षा अधिकारी हैं उनको जो पैसा दिया जाता है, वेतन भत्ते, मजदूरी, यात्रा भत्ता, डाक तार, दूरभाष, फर्नीचर क्रय, पुस्तक पत्रिका देय भुगतान, बिजली बिल, वर्दी का एवं कपड़ा, लेखन सामग्री, अन्य आकस्मिक व्यय, सूचना प्रौद्योगिकी, मध्याह्न भोजन, परीक्षा प्रश्न पत्र, उत्तर पुस्तिका छपाई, खेलकूद सामग्री का क्रय, जिला खनिज न्यास संस्थान डीएमएफ मद के अंतर्गत स्वीकृत कार्य, स्वच्छता सामग्री का क्रय, विज्ञान सामग्री का क्रय, सहायक अनुदान, पुस्तकालय हेतु सामग्री, समग्र शिक्षा स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय भवन निर्माण, शालाओं हेतुओं के लिए चाहिए। और एक प्रश्न कर लीजिए। पैसा दिया जाता है। एक प्रश्न और कर लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, 1 जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021 तक मैंने कार्यालयीन व्यय का आंकड़ा मांगा था। उसमें इन्होंने पहले 16 लाख बताया, बाद में अभी हमको सूचना मिली कि 32,95,114 रुपए और 2021-22 में 28,61,165 रुपए और 2023-24 में 15 जनवरी तक 15,14,707 रुपए का व्यय किया गया। माननीय मंत्री जी, 2021 से 15 जनवरी 2024 तक 80,64,462 रुपए का व्यय किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, ऐसा कैसा कार्य किया गया कि सिर्फ इसकी जो विभागीय जानकारी है हम लोगों को सही जानकारी नहीं दी जा रही है। और मैं और एक क्वेश्चन आपसे बताना चाहूंगी, जिसमें आपने बताया है उसमें आपने ये नहीं बताया कि स्टेशनरी, झाड़ू, बाल्टी, ये सारी 2,34,71,153 व्यय हुआ है, जिसमें छोटे छोटे सामग्री ही लिए गए और उसकी कोई रूपरेखा नहीं है। और आपको बताना चाहूंगी माननीय महोदय जी, 2023-24 में स्मार्ट टीवी में
43,445 रुपए का व्यय हुआ, जबकि क्षेत्र में हमको ये जानकारी मिली जब जाने से कि वहाँ के जो ग्रामीणों की समिति बनती है उनसे पैसा लिया गया और उनसे उसका स्मार्ट टीवी को बनाया गया। तो विभागीय पैसों का क्या किए, ये मैं जानना चाहती हूँ। किसी प्रकार की कोई शिकायत यहाँ पर प्राप्त नहीं हुई है और जो विभागीय पैसे जिस काम के लिए दे गए हैं उसी काम में खर्च किया गया है। बताना चाहूंगी डोंगरगढ़ विधानसभा के लगभग गलत है 15 से 16 गांव ऐसे हैं जहां से मेरे पास शिकायत आया था स्मार्ट टीवी को लेके और ये स्टेशनरी, झाड़ू बाल्टी, ये सारी सुविधाओं को लेके, जिसमें अभी तक के कोई भी व्यय विभागीय तौर पे नहीं मिला है। और आपको बताना चाहूंगी स्मार्ट टीवी के लिए उन्होंने चंदा इकट्ठा करके हर स्कूलों में स्मार्ट टीवी लगाए, तो वहां से कलेक्टर का आदेश था, ऐसा भी मेरे को सूचना मिली है। तो आप बताना चाहेंगे विभाग ऐसी गलती क्यों कर रहे हैं? और मैं तो आपसे ये भी निवेदन करना चाहूंगी कि विभाग की इस गलतियों को छुपाने के बजाय हमको सरकार आपकी राय से हमारी राय इसको अच्छे व्यवस्थित तौर पे इसकी जानकारी दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं हर्षिता जी को इस बात का कि अगर आपके पास में कोई शिकायतें हैं तो दे दीजिए। हमारे प्राप्त जो जानकारी है उस जानकारी में किसी भी प्रकार की, क्योंकि ई निविदा के माध्यम से पूरी चीजें खरीदी गई हैं और ये भंडार क्रय नियमों का पालन किया गया है और ये एक स्कूल के लिए नहीं है, ये पूरे ब्लॉक के स्कूलों के लिए है और इसलिए पूरे ब्लॉक की स्कूलों का खर्चा मैंने बताया। कोई लिखित आप लिख के शिकायत हो तो दे दीजिए। अगर मेरे पास शिकायत आई है तो भी इसीलिए बोल रही हूँ मैं जांच आप दे दीजिए मंत्री जी को। आपको ये कहना चाहती हूँ कि विधायकों की आप जांच की टीम बना दीजिए ताकि इसमें जांच बैठाई जा सके, क्योंकि बड़ी मुद्दे हैं और बहुत सारे शिकायतें हैं और भूमका ब्लॉक का ये मामला है, आप इसको जांच करवाइए। हर्षिता जी आप दे दीजिए, जांच करा लेंगे, मंत्री जी ने कहा है। श्री इंद्र कुमार साहू। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके जो मंत्री जी है उत्तर दे है ये में ग्रामवार स्वीकृत पद के साथ साथ रिक्त पद के जानकारी मांगे रहे हूँ, मगर ये में परिशिष्ट 3 में ग्रामवार जो जानकारी दे गए है वो में केवल कार्यरत पद की जानकारी है, वो गांव में कतका पद रिक्त है कर जानकारी परिशिष्ट में दर्ज नहीं है। तो क्या मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि ग्रामवार जानकारी दी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न में केवल जो स्वीकृत पद हैं उनकी जानकारी इन्होंने मांगी है। यदि रिक्त पद की पूरे स्थानवार जानकारी आपको चाहिए तो मैं अलग से आपको उपलब्ध करा दूंगा। चलिए अगला प्रश्न। अच्छा, यही भी दूसरा प्रश्न है कि ये में स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर और कर्मचारी जो अपन मूल पदस्थापना से अन्य हॉस्पिटल में पदस्थ है, मोरबनपुर विधानसभा में जानकारी है 267 पद के विरुद्ध 222 कर्मचारी कार्यरत, 45 रिक्त है। ऊपर अतिरिक्त करीब 27 व्यक्ति आज भी हॉस्पिटल वन से दूसरा हॉस्पिटल में कार्यरत है। तो क्या ये में संलग्नीकरण के कोई नियम है? इला बताए कि कृपा करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनकी जानकारी में जो रिक्त पद हैं बता उससे ज्यादा जो ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष है वो उसको दावा आपत्ति की स्थिति में आ गए हैं, उसको कर रहे हैं। 78 पद एनएचएम से भर रहे हैं और जो संलग्नीकरण की इन्होंने बात कही है, कुछ ऐसे आवश्यक सेवाएं होते हैं जिनको संलग्न करना पड़ता है, वहाँ अटैच है। उसी प्रकार से ग्रामीण चिकित्सा सहायक माना एयरपोर्ट में है, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र काशी नगर में है, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मठपुरैना रायपुर में है और पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति मेडिकल कॉलेज में एक कर्मचारी उसमें अटैच हैं। इस प्रकार से ये 5 कर्मचारी मेरी जानकारी में अटैच हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मोर नया पारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो नगर पालिका है, वहां 3 डॉक्टर अभी भी 2015 से 18 से 3 डॉक्टर अनुपस्थित है और ये में करीब 4 कर्मचारी अभी भी दूसरा जगह संलग्न है और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर के अभाव के कारण
वहाँ बहुत तकलीफ है। इनकी समस्या ये है कि संलग्नीकरण की वजह से हाँ। चिकित्सक जो दूसरे स्थान पे संलग्न हैं, क्या उनको मूल स्थान में भेजेंगे? यही चाहते हैं ना आप? जी। आप बता दीजिए इसमें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जिस दिन पदभार संभाला उसके पहले ही दिन मैंने विभाग को निर्देश दिया है कि सभी संलग्नीकरण समाप्त कर दिए जाए। चलिए, आपका काम हो जाएगा। और हमने इसके बहुत कड़ाई से पालन करने हेतु पूरे प्रदेश बस में यही प्रश्न है उनका। श्री रिकेश सेन के स्थान में श्री अनुज शर्मा। माननीय अध्यक्ष महोदय, दुर्ग जिला में समस्त स्कूलों पूछा था, यानी रिकेश जी ने सवाल पूछा था और उसमें जो जानकारी आई है, तो मेरा सवाल ये है कि लगभग 250 से अधिक स्कूल प्रभारियों के भरोसे चल रहे हैं, प्रधान पाठक या फिर प्राचार्यों के लिए लगभग 250, और लगभग 1500 पद रिक्त हैं वहाँ। ये प्रभारियों के भरोसे जो स्कूल चल रही है, उसमें कितने ऐसे प्रभारी हैं या कितने ऐसे शिक्षक हैं जिनका प्रमोशन ड्यू है और उनका उन पदों पे प्रमोशन नहीं हो पाया है? ऐसे कितने शिक्षक हैं जिनका प्रमोशन अभी ड्यू है? चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रभारियों की व्यवस्था कोई अभी 2 महीने में नहीं हुई है। स्वाभाविक रूप से जो सीनियर व्याख्याता होते हैं, उन सीनियर व्याख्याताओं को प्राचार्य का प्रभार दिया जाता है जो उसी स्कूल में रहते हैं, और प्रमोशन की कार्रवाई भी कई सालों से नहीं हुई है। मैंने के अंदर हमारी ये कोशिश होगी कि हम प्रमोशन से जितने ज़्यादा से ज़्यादा किए जा सकते हैं उनको प्रमोशन करें, जितने नए भर्तियों के माध्यम से भरे जा सकते हैं। आप सक्षम मंत्री हैं, 1 साल की बात क्यों कर रहे हैं? आप बोलिए 6 महीने के अंदर इस सारे पदों को भरा जाएगा। नहीं माननीय, क्योंकि में नहीं हुई है। स्वाभाविक रूप से जो सीनियर व्याख्याता होते हैं, उन सीनियर व्याख्याताओं को प्राचार्य का प्रभार दिया जाता है जो उसी स्कूल में रहते हैं, और प्रमोशन की कार्रवाई भी कई सालों से नहीं हुई है। मैंने परसों ही अपने बजट भाषण में इस बात को कहा है कि 1 साल के अंदर हमारी ये कोशिश होगी कि हम प्रमोशन से जितने ज़्यादा से ज़्यादा किए जा सकते हैं उनको प्रमोशन करें, जितने नए भर्तियों के माध्यम से भरे जा सकते हैं। आप सक्षम मंत्री हैं, 1 साल की बात क्यों कर रहे हैं? आप बोलिए 6 महीने के अंदर इस सारे पदों को भरा जाएगा। नहीं माननीय, क्योंकि वर्षों से पेंडिंग है। नहीं माननीय, इसको आगे बढ़ाना जरूरी हो गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका आदेश शिरोधार्य है, परंतु मैं आपको बताऊं, लगभग 2.5 लाख हमारे पास में शिक्षक हैं, और जो अलग अलग स्तर के शिक्षक हैं। बहुत से शिक्षकों की तो लगभग 50,000 से ज्यादा ऐसे शिक्षक हैं जिनकी सीआरई हमको नहीं मिल रही है, और इसलिए ये कठिनाई है। परंतु हमारी ये कोशिश है कि हम इसको जितनी जल्दी हो सके, आपने निर्देश दिया 6 महीने का, धन्यवाद। 6 महीने के अंदर हम प्रमोशन और कोई की जितनी कार्रवाई है उसको पूरा करें। चलिए। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे वो मैं चाहूंगा माननीय मंत्री जी वो सूची कम से कम उपलब्ध करा दें कि कितने लोगों का प्रमोशन ड्यू है। दूसरी चीज ये थी माननीय मंत्री जी कि इसकी वैकल्पिक व्यवस्था क्या हो सकती है, क्योंकि बहुत चिंता का विषय है कि अगर 1500 शिक्षकों का अभाव है एक ही जिले में, तो जब तक ये 1500 पद खाली है, कहीं ना कहीं बच्चों की शिक्षा प्रभावित होगी। तो इसके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है विभाग के द्वारा, कृपया मंत्री जी अवगत कराएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर पिछले 5 सालों में, मेरे पास पूरे प्रदेश के भी आंकड़े हैं कि पिछले 5 सालों में भर्तियों की प्रक्रिया को पेंडिंग में डाल दिया गया। अभी भी पिछले 5 सालों में जो भर्ती की गई उसमें से 4000 से ज्यादा शिक्षकों को अपॉइंटमेंट नहीं दिया गया। हम उनको अपॉइंटमेंट दे रहे हैं, और वैकल्पिक व्यवस्था हम कर रहे हैं कि वहां पर अतिथि शिक्षक के माध्यम से और शिक्षा मित्र के माध्यम से वहां पर बच्चों की पढ़ाई को किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं हो। और हम जल्द से जल्द, शायद प्रदेश का सबसे बड़ा भर्ती का मामला है कि हम 33,000 शिक्षकों की भर्ती करने जा रहे हैं, और उसकी प्रक्रिया हमने प्रारंभ कर दी है। चलिए। तो हमारी ये कोशिश है कि अगले 1 साल में हम अधिकांश शिक्षकों की पूर्ति कर दें, और जो बचे हुए शिक्षक हैं उनकी भी भर्ती हम जल्द से जल्द कर लेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, बस वो मैं समय सीमा अगर कुछ तय कर दे माननीय मंत्री जी। 1 साल बोल दिया ना। 1 साल, ठीक। लकेश्वर बघेल जी। अध्यक्ष महोदय,
आपके माध्यम से मंत्री जी से शासकीय अर्धशासकीय प्राथमिक माध्यमिक शालाओं के मध्याह्न भोजन से संबंधित क्वेश्चन किया था, उनका उत्तर आ गया है। और मैं मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि इस सितंबर तक की 2024 तक की राशि कब भुगतान होगी? जी, कब तक? माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि ये 60% केंद्र सरकार से 40% राज्य सरकार का होता है और हमने बस्तर क्षेत्र में अक्टूबर तक की राशि तो पहुंचा दी है, वो भी हमारी सरकार आने के बाद हमने पहुंचाई है, और नवंबर की राशि भी 2-4 दिनों में, नवंबर दिसंबर की राशि भी 2-4 दिनों के अंदर में रिलीज हो जाएगी और वहां तक दिसंबर जनवरी नवंबर दिसंबर जनवरी कब तक हो जाएगी? नवंबर दिसंबर की राशि 1 सप्ताह के अंदर में उनको मिल जाएगी। चलिए, हमने इसकी कार्रवाई कर दी है और ये हमारी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द जनवरी की राशि और फरवरी की राशि भी उनको पहुंचा दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब हमने निर्णय लिया है कि मध्याह्न भोजन को, क्योंकि पूरे देश ने और सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रायोरिटी पे लिया है, तो हमने एक पत्र जारी किया है। उस पत्र के माध्यम से कि जिला शिक्षा अधिकारियों के पास में, वहां के प्राचार्य के पास में या वहां के बीओ के पास में अगर कोई भी राशि है तो मध्याह्न भोजन के मामले में किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं आना चाहिए। उस राशि से उसका पेमेंट कर दें, बाद में विभाग के द्वारा उनको उपलब्ध करवा दी जाएगी। चलिए ठीक। आने वाले रसोईया, उनके भी कम वेतन मिलता है और 18-2000 रुपया के अंदर मिलता है, उनका भी समय पे भुगतान नहीं होता। अभी भी उन लोगों का भुगतान हुआ नहीं है, तो अब उनका भी भुगतान कब तक हो जाएगा? जैसा मैंने रसोइयों के बारे में कहा है, सेम स्थिति वहाँ के मध्याह्न भोजन बनाने वालों की भी है, तो उनकी भी जो स्थिति है यही है। उनको भी राशि नवंबर दिसंबर की राशि 1 सप्ताह में मिल जाएगी। चलिए, बहुत अच्छा। और आशाराम नेताम जी जल्द भुगतान करवा देंगे। थैंक यू। आशाराम नेताम। अध्यक्ष महोदय जी, क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि मेडिकल वेस्ट निष्पादन हेतु क्या व्यवस्था की गई है कांकेर जिला में? माननीय अध्यक्ष महोदय, बायो मेडिकल निष्पादन हेतु 2 प्रकार की प्रक्रिया की जाती है। एक तो जो रुई है, कपड़े हैं, मानव अंग है, ब्लड है इत्यादि के लिए डीप पिट बनाए जाते हैं। 2 मीटर बाई 2 मीटर के गड्ढे करके उसको करते हैं। और दूसरा एक कम गहरा होता है, उसको बोलते हैं शार्प पिट, जिसमें नुकीली सुई वगैरह इस टाइप के हार्ड चीज़ों को डालते हैं कि लोगों को लगे ना। उसमें वो बंद रहता है, केवल उसको डालने भर का उसमें स्थान रहता है। तो इस प्रकार से हमारे सभी हॉस्पिटलों में हैं। लेकिन माननीय सदस्य जो जानना चाह रहे हैं, ये इनके प्रश्न में जो था, बायोमेडिकल वेस्ट के निष्पादन के लिए जो इंसिनरेटर की स्थापना के संदर्भ में, उसकी स्थापना कांकेर जिले के किसी भी शासकीय एवं निजी चिकित्सालयों में नहीं है। उसके लिए एनजीटी के द्वारा खुद ही ये लगाए जाते हैं। और अभी कोंडा गांव में ये अपने एनजीटी ने लगाने का निर्णय लिया है, जो छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड है, और उसके माध्यम से ही उसका निपटान होता है। ये शासकीय भी पूछ रहे हैं और प्राइवेट भी पूछ रहे हैं, दोनों चिकित्सालय में इंसिनेटर के बाद पूछ रहे हैं। उसकी कुछ जानकारी है आपके हाँ, पास? मेरे पास शासकीय की भी जानकारी है, प्राइवेट का भी है। निजी चिकित्सकों में भी इंसिनरेटर, मूल प्रश्न ये है। ये इंसिनरेटर जो है किसी भी उस जिले में शासकीय में है ना प्राइवेट में नहीं है। चलिए आगे बस करिए। नहीं तो बायोमेडिकल वेस्ट जो निष्पादन हेतु शासन के एनजीटी का क्या निर्देश है? माननीय अध्यक्ष महोदय, एनजीटी का निर्देश इनको दिया हुआ है। बोले तो मैं पढ़ देता हूँ, आधा घंटा लगेगा पढ़ने में, रखा हुआ। चलिए उनको उपलब्ध करा दीजिए। ये पूरे निर्देश को पढ़ें तो ठीक है।
उनको उपलब्ध करा दें आप। श्री किरण देव। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा छत्तीसगढ़ वैसे भी अपनी सांस्कृतिक धरोहर और परंपरा मेला मड़ई उत्सव के नाम से पूरे देश में जाना जाता है। आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री महोदय बृजमोहन अग्रवाल जी से इसी संदर्भ में यह प्रश्न कि माननीय मंत्री महोदय कृपया यह बताने की कृपा करेंगे, और ये बस्तर संभाग को लेकर स्पेसिफिक कि बस्तर संभाग वैसे भी मेला मड़ई पूजा यात्रा विधान इस तरीके की परंपराओं को समेटे हुए वर्ष भर ये कार्य होते हैं, सांस्कृतिक पारंपरिक पूजा संबंधित। बस्तर संभाग के अंतर्गत ऐसे कितने मेला मड़ई और यात्रा पूजा विधान में हमारे शासकीय मत से या शासन के द्वारा अनुदान प्राप्त संचालित दिया जाता है, और ये वर्ष 2021 से आज पर्यंत तक की ये जानकारी के संबंध में प्रश्न है माननीय मंत्री महोदय से। मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से माननीय सदस्य किरण देव जी जिस बात को कह रहे हैं, हमारी बस्तर की संस्कृति, हमारी आदिवासी संस्कृति और मेला पर्व, इसके माध्यम से लोगों का जीवन जीवंत होता है और उसके माध्यम से उल्लासमय वातावरण में पूरे बस्तर के हमारे आदिवासी पर्व मनाते हैं। और मैं आपको बताऊं कि जब आप मुख्यमंत्री थे तभी हमने पहली बार इन सब उत्सवों के लिए पैसा देने शुरू किए। पहले तो इन उत्सवों को कोई पैसा मिलता ही नहीं था। और माननीय किरण देव जी ने जो पूछा है, इनको 21-22 में 1,25,50,000, 22-23 में 1,65,45,000, 23-24 में 58,95,000 रुपए उपलब्ध करवाया गया है। मैंने उसकी लिस्ट भी दी है। मुख्य रूप से यहाँ पर गोंचा पर्व, चित्रकोट महोत्सव और साथ में रामाराम मेला, ये 3 मेले प्रमुख रूप से होते हैं। और इसके लिए हम सिर्फ संस्कृति विभाग के माध्यम से नहीं, इसके माध्यम से हम पर्यटन विभाग से भी इसका पैसा उपलब्ध करवाते हैं और कलेक्टर अन्य माध्यमों से भी इन मेलों को अच्छे तरीके से संचालित करने के लिए और दशहरा महोत्सव इसके पैसे उपलब्ध करवाते हैं। चलिए, और कोई प्रश्न? माननीय मंत्री महोदय, हमारे बस्तर में जो बस्तर का दशहरा है वह सिर्फ समूचे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व विख्यात ऐसा पर्व मनाया जाता है। उसमें 75 दिवस का यह आयोजन होता है। साथ ही हमारा जो गोंचा पर्व है, ऐसे अन्य समय के साथ साथ और संसाधनों को और व्यय का जो अंतर हो निरंतर बढ़ रहा है। माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से मैं निवेदन भी करना चाहता हूं और प्रश्न में भी समाहित है कि क्या, क्योंकि यह माह के बाद ही लगातार हमारे बस्तर संभाग के मेला मड़ई उत्सव के त्यौहार और सब प्रारंभ हो जाते हैं, तो थोड़ी सी व्यवस्थित रूप से सारी ये कार्यक्रम, कार्य योजना, पूजा विधान व्यवस्थित रूप से संचालित हो सके, इसके लिए क्या और अधिक राशि अनुदान के रूप में प्रदत्त कर सकते हैं? चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से जो बस्तर का दशहरा है वो अनूठा दशहरा है। वो दशहरे में मां दंतेश्वरी माई की पूजा के साथ में उनका रथ निकलता है और पूरे विश्व के लोग बस्तर के दशहरे को देखने के लिए आते हैं। अभी तक हम बस्तर दशहरे के लिए संस्कृति विभाग से 10 लाख रुपए और धर्मस्व विभाग से 25 लाख रुपए, इस प्रकार 35 लाख रुपए देते थे। माननीय सदस्य की चिंता को जायज मानते हुए कि अब आने वाले समय पर पर्यटन, धर्मस्व और संस्कृति तीनों विभागों से मिलाकर हम बस्तर दशहरे के लिए 50 लाख रुपए हर वर्ष देंगे। साथ में रामाराम मेला है,
उस रामाराम मेले के लिए हम प्रतिवर्ष 10 लाख रुपए देते हैं। पर्यटन और संस्कृति विभाग दोनों के माध्यम से हम इसको भी अब हर वर्ष बढ़ाकर 15 लाख रुपए देंगे। और गोंचा पर्व के लिए 3 लाख रुपए दिया जाता है, उसको भी हम बढ़ाकर 5 लाख रुपए देंगे। और चित्रकूट महोत्सव के लिए भी 10 लाख रुपए के स्थान पर अब हम 15 लाख रुपए देंगे। बहुत अच्छा। ये सदस्य की चिंता को ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री। चलिए आप प्रश्न करिए। से आपके विभाग से 5 लाख रुपया रामाराम को देते थे। ये बहुत बड़ा मेला होता है अध्यक्ष जी। 5 लाख 10 लाख में नहीं होगा। 10 लाख में तो पंचायत तो हमारे सरकार था तो जतरा बनाने के लिए दिए थे। आजकल महंगाई का जमाना है। पिछले साल का देख लेना कलेक्टर से, उसके पहले भी हम संस्कृति विभाग से अमरजीत भगत के पास था, हम चिट्ठी लिखने से 5 लाख रुपए देते। 5 लाख दे देना रामाराम वाला। रामाराम में हम लोग 3 करोड़ रुपए दे के बढ़ा दिए ना, पद में भी बनाया, अच्छा बनाया जी, बढ़ा दिए ना। वो 10-15 ही कर दिया सर। 15 में क्या होता है आजकल? एक बोकरा भी नहीं होता है, वहां तो 20-20 बोकरा पूछते हैं। हाँ, महंगा हो गया साहब, उसमें 5 लाख कर देना। नहीं, 15,000 कर दिया ना। 15 लाख दिए ना। 15 लाख हो गए। बोकरा 15,000 में आता है। क्या दादी सुबह से मत कर दीजिएगा। 15 लाख में कितना बोकरा आएगा, हिसाब लगा लो। दादी आज सुबह से हो गया क्या? सुबह से ही दादी आज रोहित साहू। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दाढ़ी का होता तब है जब वो धमतरी रूपते हैं तब। हाँ, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न हम सबके जीवन से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग का है। मैं राज्य विधानसभा के स्वास्थ्य विभाग के रिक्त पदों की कितने कार्यरत है, कितने रिक्त हैं, कितने स्वीकृत है, उस पद की जानकारी चाहिए गई थी, जिसमें मैं माननीय महोदय से जानकारी चाहूँगा कि मेरे गरियाबंद जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, माध्यमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र में कितने पद स्वीकृत हैं और कितने रिक्त है, उसकी जानकारी चाहूँगा माननीय महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजिम विधानसभा के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वीकृत चिकित्सा अधिकारी के 8 पद हैं, उसमें 9 कार्यरत हैं, 1 एक्सेस हैं, उसमें रिक्त नहीं है। अन्य पैरामेडिकल स्टाफ 83 स्वीकृत है, उसमें 57 कार्यरत हैं, 26 रिक्त है। चतुर्थ श्रेणी के 28 स्वीकृत हैं, 22 कार्यरत हैं, 6 पद रिक्त हैं। उसी प्रकार उप स्वास्थ्य केंद्र में ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक होते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें महिला और पुरुष होते हैं। कुल पद 160 स्वीकृत हैं, उसमें 63 पुरुष और 66 महिलाएं हैं और उसमें केवल 14 महिला पदों की रिक्त हैं, बाकी पुरुष के पूरे भरे हैं। इसी प्रकार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में माननीय अध्यक्ष महोदय विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है, उसके चलते 18 स्वीकृत में मात्र हमारे 3 कार्यरत हैं, 15 रिक्त हैं। चिकित्सा अधिकारी 15 में 11 कार्यरत हैं, 4 रिक्त हैं। पैरामेडिकल स्टाफ 86 में 64 कार्यरत हैं, 22 हो गया। और चतुर्थ श्रेणी में और कोई प्रश्न हो तो ठीक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे यहाँ जिला हॉस्पिटल जो है रिफर सेंटर बना हुआ। नहीं, आप चाहते क्या हो पूछ लो जी। मेरे यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की जो जानकारी में चाहिए थी, उसमें रिक्त पदों की कार्यरत की जानकारी मिली है। पूरे भगवान भरोसे चल रहे हैं माननीय महोदय। एक भी जितना जो पद जो स्वीकृत हुआ 148 पद स्वीकृत है, जिसमें से 50 पद आज भी रिक्त है, जो आदिवासी क्षेत्र से जुड़ा हुआ मेरा क्षेत्र है और ग्रामीण जनता को वहां जाने से रायपुर रिफर करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। चलिए, रिक्त कोई ऐसी पदों को सुविधा कब नहीं तक मिल पा रही भरेंगे? है। माननीय महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि मेरे गरियाबंद जिले में आपके माध्यम से अभी बजट में भी बहुत अच्छा प्रावधान किए हैं। मैं चाहूंगा कि रिक्त पदों की भर्ती कब तक चलिए, वो हो जवाब जाएगी? ठीक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया चालू है और माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि गरियाबंद जिले के जो जिला चिकित्सालय है उसको आदर्श जिला चिकित्सालय में हमने शामिल किया है। चलिए, बहुत आने वाले बढ़िया, समय में धन्यवाद। आपकी विशेष उसमें स्वास्थ्य की हम लोग धन्यवाद दीजिए।
जी श्रीमती आदरणीय संगीता अध्यक्ष सिन्हा। महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को, स्वास्थ्य विभाग को, माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। संगीता सिन्हा जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, स्वास्थ्य मंत्री जी से मेरा ये पहला प्रश्न है और मोर सगा घलो खरे, तो मोला उम्मीद है और आशा है कि मोर मांग भी पूरा होई और प्रश्न के उत्तर भी मिली। आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी, सगानी है तेवन के नहीं करेगा हो। अध्यक्ष महोदय जी, सगा है तेवन के नहीं करेगा हो। उत्तर जल्दी मिली है। अच्छा करे हंसते हैं, बता दे हंसते तो सगा है। आदरणीय अध्यक्ष सगा महोदय, है ना, और कुछ तो नहीं है। नहीं सगा रे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरे प्रश्न के उत्तर में आया है कि पद रिक्त हैं, तो मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछना चाह रही हूँ कि उस रिक्त पद को कब तक भरा जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि माननीय सदस्य जी ने चिंता किया है, उसको अति शीघ्र भर रहे हैं। भर्ती प्रक्रिया कुछ पदों पर प्रारंभ है और जल्द से जल्द आपके यहाँ स्टाफ दे रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरे जो जिला चिकित्सालय है उसमें स्त्री रोग विशेषज्ञ का स्थान 6 है और उसमें 6 में सिर्फ एक डॉक्टर है अध्यक्ष महोदय जी, और एक डॉक्टर में वो भी मातृत्व जो छुट्टी मिलता है उसमें छुट्टी में चली गई है अध्यक्ष महोदय जी। उसके साथ ही निश्चेतना के जो विशेषज्ञ होते हैं वो एक भी नहीं है, जबकि सर्जन 4 है वहाँ पे। साथ ही पैथोलॉजिस्ट नहीं है, मनोरोग विशेषज्ञ नहीं है अध्यक्ष महोदय जी। इतने रिक्त पद हैं और जिला अस्पताल है, वहाँ हर क्षेत्र, चाहे डोंडी की बात करूँ, पूरे वनांचल क्षेत्र से वहाँ इलाज के लिए आते हैं। जब यहाँ इस रिक्त पद को आप, अगर कोई भी डॉक्टर आते हैं अध्यक्ष महोदय जी, तो उसमें सिर्फ वो डॉक्टर 2 महीने, 3 महीने या 4 महीने बस रहते हैं, उसके बाद वो किसी न किसी कारण वो छुट्टी में चले जाते हैं। तो मेरा ये स्वास्थ्य मंत्री जी से मांग है कि अगर कोई नियुक्ति में कोई आते हैं तो उस नियुक्ति के में नियमों में या उसके जो भी आपके अनुसार जो वहाँ रहते हैं वहाँ पे किस तरीके से आप उसमें कार्य योजना बनाएंगे या उसमें परिवर्तन करेंगे कि वहाँ कोई भी डॉक्टर आते हैं तो वो किसी कारण से डॉक्टर बाहर कैसे न जाए। आएंगे बता दीजिए। चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदस्य ने जो चिंता किया है वो एकदम जायज है और पूरे प्रदेश में विशेषज्ञ डॉक्टरों की जो मांग के अनुरूप आपूर्ति के लिए हमारे पास संख्या बहुत कम है। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां भी डॉक्टर मिलते हैं विशेषज्ञ, उनको 24 आवर में हम लोग एनएचएम से भर्ती कर लेते हैं और उसके टॉप अप अमाउंट के लिए जिला के कलेक्टरों को भी हमने निर्देश दिया है कि उनको अच्छी हो। अगर आपके नॉलेज में कहीं भी ऐसे डॉक्टर दिखते हैं तो मुझे बताइए, मैं 24 आवर में उनकी नियुक्ति करा दूंगा। ये सदन में घोषणा कर रहा हूँ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, ये जिला चिकित्सालय है, यहाँ पे कम से कम स्त्री रोग विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ और जो ऑपरेशन करते हैं, डिलीवरी केस आता है अध्यक्ष महोदय जी, रात को आता है और वहाँ रात को रिफर किया जाता है। कहीं पे मृत्यु भी हो चुकी है डिलीवरी केस वालों की। तो मेरा निवेदन है कि इसमें तुरंत इसमें या तो उनके नियमों में किया जाए कुछ तो, क्योंकि अध्यक्ष महोदय जी होता ये है कि वहाँ नियुक्ति होती है, डॉक्टर आते हैं, लेकिन डॉक्टर आते हैं वो किसी न किसी छुट्टी में चले जाते हैं। वहाँ पे डॉक्टर की नियुक्ति होती है और ये आज की समस्या नहीं है अध्यक्ष महोदय जी, बरसों की समस्या है। और ये सिर्फ संजारी बालोद की बात नहीं, छत्तीसगढ़ राज्य के हर राज्य की बात कर रही हूँ, जो हर क्षेत्र की बात कर रही हूँ। यहाँ ये है, आते डॉक्टर जरूर हैं, वो आते हैं और अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल के वहाँ इलाज करते हैं, लेकिन वो जिला चिकित्सालय में नहीं बैठते। चलिए, प्रश्न तो कर उनके लीजिए लिए बस। कोई नियमों में कुछ चलिए, मंत्री जी परिवर्तन को जवाब करेंगे दो। कि 2 साल तक कंटिन्यू रहे या 3 साल तक कंटिन्यू रहे। ठीक है। पढ़िए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे पास अभी अप्रैल महीने में जो पीजी कंप्लीट करते हैं उसमें बॉन्ड डॉक्टर आ रहे हैं। उसमें आपका जो महिला और निश्चेतना विशेषज्ञ हैं उनकी नियुक्ति हम उसमें कर देंगे। चलिए, बहुत अच्छा। श्रीमती उदेश्वरी पैकरा जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। पैकरा जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा से जुड़ी हुई सवाल करना चाहती हूँ और मैं आदरणीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि हमारे बलरामपुर जिले में जो स्कूल शिक्षा, माध्यमिक, पूर्व माध्यमिक, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल जर्जर है और भवन विहीन है और हाता विहीन है
इसके बारे में मैं जानकारी पूछना चाहूँगी और मंत्री महोदय को कहना चाहूँगी कि जिस तरह से आपने 33,000 शिक्षकों का नियुक्ति के लिए यहाँ पर बजट में प्रावधान किया है, तो यहाँ हमारे बलरामपुर जिले में जो शिक्षक विहीन है, तो हमारे बच्चों को भी, जो पढ़ाई करने वाले बच्चों को भी शिक्षक की ज़रूरत है। और जो भवन विहीन है, आज हमारे बलरामपुर जिले के बच्चे पेड़ के नीचे में बैठ करके पढ़ रहे हैं। छोटा प्रश्न करिए, समय कम है, प्रश्न करिए। किराए में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगी कि ये भवन विहीन है, ये भवन कब तक बन जाएगा? इनका प्रश्न बहुत साफ है, जर्जर और भवन विहीन स्कूलों को कब तक निर्माण करेंगे, बस इतना ही पूछ रही है ना। चलिए बैठ जाइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी कोशिश होगी कि अगले 5 सालों में हम प्राथमिकता के आधार पर जर्जर और भवन विहीन स्कूलों को हम उनका भवन उपलब्ध करवा दें, ये हमारी कोशिश होगी। मैं इसकी जानकारी चलिए, और कोई प्रश्न? ये अहाता विहीन है अध्यक्ष महोदय, जो जहाँ पर अहाता नहीं बना है वहाँ पर शाम के समय असामाजिक तत्व का वहाँ पर डेरा जमा रहता है, वहाँ पर शिक्षा अहाता सहित बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होती है। अहाता की मांग कर रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका जिला खनिज की दृष्टि से बहुत सक्षम जिला है। मैं तो चाहूंगा कि शासन की तरफ से भी और बाकी लोग भी कि हमारी ऐसी स्कूलों के लिए CSR मद से और खनिज मद से, क्योंकि स्कूलों का लगभग 60,000 स्कूलें हैं, 60 लाख बच्चे हैं और लंबे समय से उसकी चिंता नहीं की गई है। और इसलिए आने वाले समय में हम CSR मद से, खनिज मद से, स्कूल शिक्षा विभाग के मद से स्कूलों को इस लायक बनाया जाए कि बच्चे वहां पर ठीक से बैठकर पढ़ सकें। चाहे वो बिल्डिंग बनाने की बात हो, चाहे वो जर्जर बिल्डिंग बनाने की बात हो, चाहे फिर अहाते की बात हो, हम इसको पूरा करने की। प्रदेश की बात मत करें, कम से कम सिद्धेश्वरी जी ने जो पूछा है उसके जिले में उसके विधानसभा कम से कम घोषणा कर दो आप। ऐसा है, हो गया टाइम। हाँ बोल दीजिए। खाली अपने क्षेत्र में सड़क बनवा ली। अरे ठीक है, उसके में कर दो ना भाई। 5 साल का आश्वासन दे रहे हैं, उसके में कर दो कम से कम घोषणा। खाली एक जिले की चिंता नहीं है, पूरे प्रदेश। अरे अभी घोषणा कर दी सिद्धेश्वरी जी का। और इसलिए मैंने कहा है कि अगले 5 सालों में विधानसभा कर दीजिए। अगले वो भी आपके पक्ष के हैं, उसके हाथ कर दो। अगले 5 सालों में हम पूरे स्कूलों की बिल्डिंग बन जाए, उनके अहाता बन जाए और वो जर्जर स्कूलों की बिल्डिंग की रिपेयर हो जाए। प्रश्नकाल समाप्त।